Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map। आज हम सभी लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर चर्चा करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दरअसल है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये ऐसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है जिसमें यह जानना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर क्रिएशन ऑफ माइंड है तो उसका जो क्रिएशन है उसका अधिकार कैसे प्राप्त हो, या अधिकार जो होता है वो सचमुच कानूनन उसे है या नहीं है प्राप्त। तो अगर नहीं है तो वो कैसे अपने अधिकार को वो रख सकता है जिससे कि उसकी किसी भी तरह की जो क्रिएशन ऑफ माइंड है उस पर, चाहे वो लेख के रूप में हो, चाहे वह इन्वेंशन के रूप में हो, चाहे वो सिंबल के रूप में हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नामकरण के रूप में हो, इमेजेस के रूप में हो, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के वो जो हमारे म्यूजिक्स के रूप में हो, तो अगर ऐसा है तो उसका अधिकार प्राप्त हो, इस पर ये बताया गया है और इस पर ही आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये एक क्या है, कानूनी अधिकार है। हमारे दिमाग में कोई विचार उत्पन्न होते हैं और उसे हम कानूनन अधिकार के रूप में लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि कॉपीराइट के तहत हमें क्या करना होता है कि वो उस पर हमारा क्या होता है कि एक रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, है ना। और वो हमारी क्या होती है कि संस्थाओं के द्वारा वो हमारा क्या होता है, विशेष संस्था होती है जो हमें क्या करती है कि वो अधिकार देती है, बिना अनुमति के कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता, या बिना अनुमति के वो हमारी जो लेख है या फिर हमारे द्वारा जो कोई ऐसे सिंबल्स तैयार किए गए हैं या आर्टिस्टिक वर्क है वो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है कि एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, और यह बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत ही है ना, यानी उसके तहत ये अधिकार प्राप्त है ना। और उस अधिकार को क्या करते हैं कि कानूनी अधिकार हम कहते हैं, यानी यह किसी व्यक्ति या संगठन को उसके मानसिक श्रम जैसे आविष्कार, साहित्यिक एवं कलात्मक रचनाएं, प्रतीक, नाम और व्यावसायिक चिन्हों पर प्राप्त होते हैं। यानी इस तरह के अगर हमारे क्रिएशन ऑफ माइंड हैं, जैसे कोई इन्वेंशन हो, लिटरेरी और आर्टिस्टिक हमारा वर्क हो, सिंबल्स हो, नेम हो, इमेजेस हो, तो ये है ना, हम क्या कर सकते हैं कि उस पर मेरा अधिकार हो जाता है। यदि इसमें इसके कई प्रकार हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये हमारे कई प्रकार हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, डिजाइंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट्स, है ना। तो कॉपीराइट में क्या होता है, इन सभी पर जैसा कि हम लोग टाइप्स को अभी देख रहे हैं तो इस पर विशेष रूप से अभी हम आगे क्या करेंगे, हम सभी लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन इन पहलुओं पर थोड़ा हम ये जरूर देखें और गौर करें। तो यहाँ पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लाइफ, है ना, ये हमारा क्या होता है कि लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए है, ठीक है। और पेटेंट्स क्या होता है, जब कोई भी इन्वेंशन होगा, है ना, किसी भी तरह का मैंने इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन पर, जैसे मान लिया जाए कि है ना छत्तीसगढ़ का वो जो क्या है कि बासमती चावल, उस पर क्या किया, किसी कंपनी ने क्या किया है कि अपना एक इन्वेंशन किया, खोज किया था, तो वो उसको अधिकार प्राप्त हो गया था और वो 14 वर्ष के लिए। लेकिन खैर इस पर हम आगे और डिस्कस करेंगे कि 14 वर्ष या 20 वर्ष, ये अभी बड़ा कंट्रोवर्सी है लोगों के बीच में, है ना, ये कि ये 14 वर्ष कब और ये 20 वर्ष कब। चलिए, तो उस पर भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क क्या है, प्रोटेक्शन हमारा ब्रांड नेम, लोगो, स्लोगन, इन सभी से चीज़ों से ये संबंध रखता है। डिजाइन्स हमारा क्या है, एस्थेटिक अप्रोच होता है और एस्पेक्ट होता है ना। उसी तरह से ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब यहाँ पर है कि जब कोई किसी क्षेत्र में किसी वस्तु का या किसी कला का विकसित करना, या किसी वस्तुओं का क्या होना कि वहाँ
मतलब कि निर्माण होना, उत्पत्ति होना, इन सभी का, तो वहाँ से उसकी क्या होती है, एक अलग क्या होती है कि पहचान बनती है। तो ये हमारा क्या होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जैसे मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कि कहाँ से ये आएंगे, इसमें से कॉपीराइट नहीं कहेंगे, पेटेंट नहीं कहेंगे, ट्रेडमार्क, डिजाइन नहीं कहेंगे, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आएंगे। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड सेक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, किसी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस एक इंफॉर्मेशन हो जाता है, जो वो कॉन्फिडेंशियल होता है, सेक्रेट्स होता है, जिसे कोई नहीं बिना अनुमति के उसका उपयोग नहीं कर सकता है ना। अदरवाइज उस पर क्या होगा कि वो वायलेशन ऑफ ये हो जाएगा और उस पर कानूनन उस पर क्या होंगे कि एक पनिशमेंट हो सकता है। तो ये तो हो गया कि टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हम लोगों ने बात किया है। आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कुछ बॉडीज हैं, है ना, कुछ संस्थाएं हैं, और वो क्या है, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, जरा ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये पहला तो ये कि वीपो है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है ये आपका यूजीसी नेट में, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं और बार बार लगा है ना, ये पूछे भी जा रहा है, आगे भी पूछे जाएंगे। इसका एस्टैब्लिशमेंट 14 जुलाई 1967 को, और यह जो है कब यूएन एजेंसी के अंतर्गत ये है ना एडमिनिस्ट्रेड हुआ, तो 1974 में। तो ये तो समझ में बात आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1967। इसके हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट में 193 मेंबर कंट्रीज हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यानी ये आपके लिए एक नए प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह के प्रश्न है ना किए जा सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज यानी कि समझौतों पर अगर हम चर्चा करें, तो ये पहला क्या हुआ कि वीपो का कन्वेंशन जो हुआ, वीपो कन्वेंशन वो 1967 में हुआ। तो यह भी एक प्रश्न है, वीपो कन्वेंशन 1967 में ये पहला हमारा समझौता हुआ, ठीक है। और इस समझौता को लागू कब कर दिया गया, यानी कि यह जो है केम इनटू फोर्स इन 1970। दूसरा हम लोग देखते हैं वीपो का ये समझौता पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 में। कब यह लागू, 1978, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ईयर। तीसरा मैड्रिड सिस्टम फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क, कब, 1891, ठीक है। और इसके प्रोटोकॉल्स कब, तो ये प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है कि ये हमारा ग्रुप्स ऑफ क्या होता है कि कुछ नियमों का होता है, रूल्स है ना, उसे हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या होता है कि यह नियम होता है ना। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ हमारा क्या होगा कि रूल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो मैड्रिड में ये कब, 1989। और हेग सिस्टम इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल कब, 1925 में, ठीक है। और हेग एग्रीमेंट कब, 1999 में। तो ये 99 में। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रिप्स, व्हाट इज द ट्रिप्स, ट्रिप्स क्या है एक्चुअली, आईपीएस इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है ना। और टीआर क्या हो गया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना। तो ये ट्रिप्स हमारा क्या हो गया कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं, पहला। दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न है कि इसका जो है ये पार्ट ऑफ ये क्या है, कहाँ का, आप देख रहे हैं यहाँ पर उरुग्वे है ना। तो ये 1994 में यूरुग्वे में ये क्या हुआ था कि इसे एडॉप्ट किया गया था। और
1 जनवरी 1995 को सर्वप्रथम इसे क्या कर दिया गया, वो लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये ट्रिप्स याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को ये क्या कर दिया गया कि ये पारित हुआ, और कहाँ, उरुग्वे। ये बहुत महत्वपूर्ण। कितने इसके मेंबर कंट्रीज हैं, 164 इसके मेंबर कंट्री हैं, है ना। और अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सबसे क्या है कि हमारा 2005 में आखिर इंडिया भी तो इसका मेंबर कंट्री है, तो कब बना, लाइक 2005, यानी 2005 में हमारा इंडिया क्या हुआ कि इसका जो है मेंबर कंट्री बन गया। अब उसी में विपो में हमारा क्या है कि जो रिलेटेड इंटरनेशनली पेरिस कन्वेंशन, तो पेरिस कन्वेंशन ये स्पष्ट होता है कि ये पेरिस की बात कर रहा है, पेरिस में ही ये कन्वेंशन हुई, बैठ के हुई और समझौता भी हुआ, और ये इंटरनेशनल ट्रीटी कहलाया, अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहलाया, जो प्रोटेक्ट करती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, है ना, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के प्रॉपर्टी के लिए ये क्या करती है, ये है ना, उसका प्रोटेक्शन करती है, सच एज पेटेंट्स होगा, ट्रेडमार्क होगा या इंडस्ट्रियल डिजाइन होगा। ये कब साइंड हो गया, कब ये कन्वेंशन का जो है साइन हुआ पेरिस का, 20 मार्च 1883 में, और यह पारित कब हो गया, 7 जुलाई 1884, यानी 7 जुलाई 1884 को ये क्या हो गया हमारा कि इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बना कब, 20 मार्च 1883, लेकिन 1884 में ये क्या हुआ, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पारित कर दिया गया, है ना। और ये पेरिस में, फ्रांस में जो है ना, एक विपो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कौन करती है एडमिनिस्ट्रेट, तो ये करती है वही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंतर्गत हम लोग पेरिस को भी देख ही रहे हैं। और ये 179 कंट्री जिसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, है ना, 179 इंक्लूडिंग देखिए इंडिया, 1998 में इंडिया ने भी क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये इंडिया कब किया, यह एक प्रश्न, पेरिस कन्वेंशन का जो है ना, ये जो समझौता हुआ, तो इंडिया कब इसके ये मेंबर कंट्रीज के रूप में बन गए, 1998 से, यानी 1998। इसी तरह से हमारा क्या है, पेरिस कन्वेंशन की तरह ही एक और कन्वेंशन हुआ, और वो हमारा है बर्नी कन्वेंशन। और बर्नी कन्वेंशन यहाँ पर भी उसी तरह से एक समझौता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ना, जिसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन की बात करता है। और ये 9 सितंबर 1886, ये कब हुआ, 9 सितंबर 1886, लेकिन एंटर्ड इनटू फोर्स कब, 1887। तो 1887 में ये क्या हुआ कि ये हमारा लागू हो गया। और ये फर्स्ट जो साइंड हुआ वो कहाँ हुआ था, बर्नी में, चूंकि बर्नी कन्वेंशन है वो प्लेस से ही रिलेटेड है, तो ये बर्नी स्विट्जरलैंड में है ना। और यह भी क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ भी रहे हैं, रिलेटेड हम लोग जो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विपो के अंतर्गत। और बर्नी कन्वेंशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हैं, 180। तो ये याद रखना है, 180 जैसे बर्नी का, और यहाँ पर क्या है 179, यानी एक कंट्री, है ना, दिमाग में ये रख लें कि एक कंट्री बर्नी में ज़्यादा है और हमारा पेरिस में क्या है 179 है। वहाँ पर 19 आप देखे होंगे कि 1998 में, 1998 में इंडिया, लेकिन ये बर्नी का कब हुआ, 1928 में, बहुत पहले, है ना। तो ये 1928 में ही बर्नी कन्वेंशन का ये क्या हुआ था कि बन चुका है, राइट। आगे अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि IPR इन इंडिया, वो तो हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ, वो हम लोग वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। अब इन इंडिया में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की।
तो इट इज द मेन लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट गवर्न्स द कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक वर्क। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो सामान्यतः यही है ही कि किसी लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल या ड्रामेटिक वर्क पर क्या होता है कि हमारा किसी का अधिकार होता है ना, कानूनन अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे कि वो क्या होता है कि वह सुरक्षित हो जाता है। उसके लेख हों, चाहे म्यूजिक हो, लोगो हो, ड्रामेटिक वर्क हो, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है कि सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके लिए इंडिया में क्या हुआ था कि ये कब पारित किया गया, तो देखिए यहाँ पर है 1957 में, और ये हमारा लागू कब हो गया, 21 जनवरी 1958। तो ये ख्याल रखना है कि इनैक्ट व्हेन और विच ईयर, तो 1957, बट है ना फोर्स ऑन केम इनटू फोर्स ऑन 21 जनवरी 1958, राइट। एंड वन टाइम अमेंडेड, है ना, अमेंडेड ऐसे यू मे से डेट कि वन टाइम, बट इट इज़ नॉट, है ना, डिफरेंट टाइम्स, है ना, अमेंडमेंट ये मल्टीपल टाइम्स, है ना, लाइक 1994 एंड 2012। इट मीन्स कि ये जो है हमारा 1994 और 2012 में इसे क्या हुआ था कि मुख्य रूप से देखा जाए तो संशोधन भी इसमें हुआ है। और ये संशोधन हमारा क्या कहता है कि कुछ नई चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया, उसमें कुछ, है ना, जो हमारे लेखक के लिए हो, या फिर जो ऐसा हमारा आर्टिस्टिक कुछ ऐसे वर्क हैं, या म्यूज़िकल कुछ रिलेटेड हमारे वर्क्स हैं, तो उन सभी में कुछ इंक्लूड्स भी किए गए, है ना, और जोड़े भी गए। तो इन सभी चीज़ों का उसमें चर्चा किया गया। अब इसमें क्या है कि टर्म ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट जो है, जैसे किसी लेखक को कब, कितने लेखक के लेख को या किसी पुस्तक की, है ना, जो उसमें लेख है या आर्टिकल्स है या उसके कंटेंट हैं, हम या कोई सामान्य व्यक्ति या फिर कोई ऐसे, है ना, व्यक्ति है जो उसका उपयोग करना चाहता है बिना अनुमति का। यहाँ दो बात समझ लेना है हम लोगों को, एक अनुमति और बिना अनुमति। तो अनुमति लेकर तो आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ऑथर ने किसी बुक को अभी लिखा है, तो वो रिटेन अनुमति अगर हमें मिल जाए तो वो 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हम क्या करेंगे कि अनुमति से हम लिख लेंगे, तो किसी तरह का वो वायलेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी लेखक की कॉपीराइट है और आप बिना अनुमति के किसी लेख को लिखते हैं, तब तो आप वायलेट कर रहे हैं, उस पर क्या होगी कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि किसी लेखक की हम बिना अनुमति के कब कर सकते हैं, तो ये कहता है कि लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, यानी कि जब तक किसी ऑथर की मृत्यु नहीं हो जाती है। पहली बात तो ये कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद भी हम नहीं कर सकते हैं। कब? मृत्यु के 60 वर्ष के बाद, यानी 60 वर्ष मृत्यु के, जब मृत्यु हो जाती है ना, और तब 60 वर्ष के बाद ही हम उसके लेख को बिना अनुमति के हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब कहीं कहीं बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों का कि 50 ईयर्स भी, तो ये कन्फ्यूजन को आप हटा दें। पहले ये 50 ईयर्स कहीं था, अमेंडमेंट हुए और ये हमारा क्या हो गया 60 ईयर्स। तो ये ख्याल रखना है कि लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर आफ्टर द डेट, राइट। तो ये हमारे हो गया। इसी चीज़ को 2012 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, है ना, उसके अधिकार को। लेकिन उसमें अब क्या कर दिया गया, ये जो आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले में कहता है कि इसमें जो ऑथर के स्पेशली अब डिजिटल कंटेंट भी कोई है, सपोज डेट कि अभी हम लोग डिस्कस करें, तो डिजिटल कंटेंट को भी बिना अनुमति के आप अपना अधिकार नहीं दे सकते हैं। यह भी इंक्लूड कर दिया गया 2012। दूसरा, म्यूजिक इंडस्ट्री में को भी इसमें क्या किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये शामिल कर दिया गया। और इसे कौन नियंत्रित कर रही है, यानी कौन सी प्रशासनिक संस्था है। तो अब ये प्रशासनिक संस्था को देखें तो ये कॉपीराइट ऑफिस है इंडिया में, और जो किसके अंतर्गत कार्य करती है वो है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट
फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स। तो ये फुल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका एक प्रश्न यहाँ पर तैयार हो जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। द पेटेंट एक्ट है ना 1970, ये एक्चुअली में क्या है, हमारा प्राइमरी लॉ इन इंडिया है ना, गवर्निंग द ग्रांट प्रोटेक्शन। अब ये क्या है कि यह भारत में आविष्कारों के पेटेंट देने, सुरक्षा और परिवर्तन से संबंधित मुख्य कानून है। ये एक मुख्य कानून पेटेंट को बना है ना, बताया गया। और यह जो कानून कब बना है, तो यहाँ पर है 1970 1970 और 20 अप्रैल 1972 है ना, 20 अप्रैल 1972 को इसे क्या कर दिया गया कि जो है ना, इसमें मेजर अमेंडमेंट किया गया। पहला पारित किया गया और उसके बाद 2005 में क्या कर दिया गया, इसे एक मेजर अमेंडमेंट इसमें हुआ। यानी कि देखिए 1970 में यह इसे तैयार कर लिया गया, बना लिया गया इस नियम को, यानी पेटेंट एक्ट को 1970 में, लेकिन इसे लागू जो किया गया ना वो 2 वर्ष के बाद। कब था वो, 20 अप्रैल 1972। लेकिन इसमें फिर कुछ समय के साथ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जोड़ा जाता है, सुधार करने की आवश्यकता होती है, और वो हुआ 2005 में। तो 2005 में एक है ना अमेंडमेंट हुआ है ना, और इसमें कंप्लाई बाय द विथ ट्रिप्स है ना। तो ट्रेड आप रिलेटेड, ऊपर अभी इसका फुल फॉर्म देखें, ट्रेड रिलेटेड ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना। तो ये आपका क्या है कि ये एग्रीमेंट के तहत हुआ है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। और ये जो है हमारा इंडिया में जो है एडमिनिस्टर इसको कौन करती है, तो यहाँ पर देखिए है ना, CGPDTM यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इस है ना पेटेंट एक्ट को, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लें। और कन्फ्यूज़न भी बार बार कई बार मुझसे भी कई छात्रों ने पूछा है। तो ये है ना प्रश्न की सर ये 14 वर्षों के लिए और 20 वर्षों के लिए, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए 2005 के पहले अगर बात करें, अगर ऐसा है ना एग्रीमेंट होता था है ना, या पेटेंट एक्ट के तहत हमारा पेटेंट करवाते थे किसी वस्तु का, तब ये 14 वर्षों के लिए था। इसका टर्म कितना था, 14 ईयर्स के लिए था। तो ये जनरल इन्वेंशंस लाइक मैकेनिकल डिवाइस, मशीन्स, टूल्स एंड सो मेनी है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कितना था वो, 14 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न आ जाते हैं कि एक्सक्लूडिंग ड्रग्स एंड केमिकल फूड्स, तो इसके लिए क्या है ना 5 to 7 ईयर्स। अब बताएं कि 5 to 7 ईयर्स हम लोग बात कर रहे हैं है ना। अब 5 to 7 ईयर्स पेटेंट एक्ट हम लोगों का, लेकिन यहाँ पर बात आ रही थी कि 14 वर्ष। तो यह भी भूलकर भी ऐसा ना आप समझे कि 14 वर्ष ही सिर्फ दिमाग में रखना है, ये ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा कंसेप्ट को लें है ना, ठीक है। और ये कंसेप्ट क्या कहता है, हमें शॉर्टकट नहीं बल्कि बिल्कुल समझना है। और क्या समझना है, मूल चीज़ों को देखें, इसमें मूलभूत बात क्या है ना। तो ये कहता है कि बिफोर 2005 अमेंडमेंट जो हुआ, ठीक है, तो 2005 के पहले जो हमारी क्या हुई अमेंडमेंट हुई ना, उसके अनुसार क्या था कि 14, ठीक है, 14 वर्ष। लेकिन उसमें भी ड्रग केमिकल फूड्स अगर होगा तो वो 5 से 7 वर्ष ही होंगे। अब देखिए पेटेंट अगर कह दे और वहाँ पर प्रश्न कर दे आपसे कि है ना ड्रग और केमिकल फूड्स के लिए जो है ये बताएं आपके कितने वर्षों के लिए ये पेटेंट भारत में किए जाते रहे, तो अब कन्फ्यूजन होगा, सीधे हम लोग क्या कर देंगे 14 वर्ष मार देंगे, क्वेश्चंस का आंसर करके आ जाएंगे और कहेंगे मैंने तो सही किया। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है 5 to 7 ईयर्स होगा, ठीक है, चूंकि एक्सक्लूडिंग है। आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये 20 ईयर्स यानी वर्तमान में जो है, अगर यह प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में जो है
है ना, पेटेंट एक्ट के तहत हमारा जो है कितने वर्षों के लिए एग्रीमेंट है, कितने वर्षों के लिए पेटेंट राइट है, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 ईयर्स, क्योंकि 2005 की बात कर रहा है और हम लोग हैं 2025 में। तो ये 2005 के पहले 14 वर्ष और 2005 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 20 वर्ष। तो 2005 और ये का चक्कर जरूर है, आप देख लें 2005 के बिफोर दिमाग में रखना है और 2005 के बाद हमें यह भी बिल्कुल याद रखना है कि वह कितने वर्षों के लिए। तो 14 वर्ष और 20 वर्ष, ये जो आपका कन्फ्यूजन रहा होगा कुछ, है ना, ऐसे है ना पर्सन्स का, तो वो बिल्कुल हमें लगता है कि वो क्लियर हो गया होगा। ट्रेडमार्क एक्ट भी है 1999, है ना, और ये इनएक्ट कब हुआ? ट्रेडमार्क का मतलब है जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, किसी वस्तु का अगर है तो वस्तु का लोगो वगैरह है ना, उसकी रंग है, ध्वनि है, शब्द है, तो उन सभी चीज़ों पर भी अधिकार होता है। और ये देखिए कब हुआ था, 15 सितंबर 2003 को ये क्या हो गया, लागू कर दिया गया, है ना। बना कब? ये 1999, और ये कब हो गया हमारा, पारित कब हो गया? देखिए यहाँ 15 सितंबर 2003 को। तो अधिनियम तो यह बन गया, ठीक है ना, है ना। और ये लागू कब हुआ? ये हमारा ये बना तो लिया यानी पारित हुआ, लेकिन वो लागू कब होता है ना, उसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं? तो 15 सितंबर 2003 को, ठीक है। तो और ये किस चीज़ के लिए डेफिनेशन करता है? तो ये शब्द है, नाम है, लोगो है ना, इन सभी चीज़ों के लिए, यानी कि वर्ड्स हैं, साइंस हैं, इन सभी के लिए। और इसका रजिस्ट्रेशन जो वैलिडिटी है वो कितने वर्षों के लिए है? 10 ईयर्स के लिए। और पुनः इसे फिर क्या किया जा सकता है? रिन्यूअल भी किया जा सकता है 10 ईयर्स के लिए। यानी कि किसी वस्तु का, लोगो का, इन सभी का अगर हम चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, 10 ईयर्स के लिए हम लोग और रिन्यूअल कर सकते हैं। और ये अनिश्चितकालीन हम परमानेंट भी रख सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का लोगो आप देखते होंगे परमानेंट होता है, किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, तो वह भी पॉसिबिलिटी है। तो यह ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ही हमारा क्या होता है कि यह पॉसिबिलिटी होती है ना। तो जैसे हम लोगों ने देखा भी है, जैसे किसी इंस्टीट्यूशंस का है, किसी यूनिवर्सिटी की लोगों को देखें आप, तो वो क्या है, अनिश्चितकालीन, जब तक है तब तक है, उस तरह से वो क्या करते हैं, उसे पारित करवा लेते हैं। तो यह सभी हमारा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत ही आता है। उसी तरह से डिज़ाइन एक्ट 2000, तो डिज़ाइन एक्ट कब आया? 2000 में, है ना। और ये डिज़ाइन अधिनियम एक कानून है जो भारत में औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो 2000 में ये क्या किया गया था, वर्ष 2000 में, राइट, बनाया गया। और 11 मई, है ना, 2001 को ये क्या कर दिया गया, इसमें जो है ना, इसे वही कहेंगे कि पारित कर दिया गया था, या लागू कर दिया गया था, है ना। बना तो ये ठीक है, लागू भी कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 2000 में ये पारित तो है, लेकिन इसको लागू कब किया, इम्प्लीमेंट कब किया? तो 2001 में कर दिया, ठीक है। और ये रिप्लेसिंग डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911 का ही रिप्लेसमेंट है ना, जो ब्रिटिश काल में था उसी का रिप्लेसमेंट है। और ये डिज़ाइन एक्ट 2000 हमारा कहलाया है, ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ कौन सा एक्ट, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये 1911 का, राइट। इसका टर्म ऑफ प्रोटेक्शन कितना है, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स है जब से हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और इसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है, यानी कि 10 से ये हम 15 वर्ष तक कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स भी है, इसके भी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट हैं जो 1999 में तैयार किए गए थे। और इसे कब पारित करने के बाद लागू किया गया? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 सितंबर 2003 को ये लागू कर दिया गया था। बनाया और पारित कब किया? 1999 में, लेकिन इसे लागू कब किया? 2003 में किया। टर्म का प्रोटेक्शन कितना है? 10 ईयर्स, ठीक है। जैसा कि मैं शुरू में बताया था कि इसमें क्या होता है, ज्योग्राफिकल है ना, जो इंडिकेशंस हैं वो हमारा क्या करता है कि किसी वस्तुओं का जो होता है भौगोलिक संकेत जो होता है उसका पंजीकरण और संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो यह विशिष्ट अधिनियम है। और इस अधिनियम में जैसे हम लोग बात करेंगे कि मधुबनी पेंटिंग्स जो है,
ये भी एक गुड एग्जाम्पल है। तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है अपने आप में ये दुनिया में ख्याति प्राप्त है ना। तो ये स्थल से क्या कर रहा है, संबंध रख रहा है, राइट। अब क्या करता है, दार्जिलिंग टी, वहाँ की चाय, ये एक महत्वपूर्ण है, वहाँ से ये संबोधित कर रहा है। नागपुर का ऑरेंज, संतरा हमारा कहा नागपुर का, तो यह भी हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है ना। जो ज्योग्राफिकल हमारा क्या करता है कि भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न वस्तुओं का है ना संकेत जो देता है, तो यही हमारा है भौगोलिक है ना, ये क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट अधिनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि विभिन्न अधिनियम की हम लोगों ने अभी चर्चा किया। कुछ अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस, यानी कि ये कहता है निम्नलिखित में से कौन आविष्कारों की सुरक्षा करता है, किसी भी आविष्कार की। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया क्या कि पेटेंट्स है ना। पेटेंट्स क्या है कि ये हमारे है ना भौगोलिक ये जो हमारे क्या निम्नलिखित में से आविष्कारों की सुरक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है व्हाट डज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रोटेक्शन, अभी ही हम लोगों ने चर्चा किया है। तो ये जीआई किसकी सुरक्षा करता है, तो ये जीआई का मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफिकल क्षेत्र से, और ये ज्योग्राफिकल क्षेत्र का मतलब यहाँ रीजन है ना। साइंटिफिक थ्योरीज तो नहीं कर सकता है ये, राइट। और बिजनेस मेथड्स को नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को नहीं, दूर दूर तक हम लोगों ने नहीं देखा है। तो ये रीजन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो भी होंगे, जैसे है ना मधुबनी पेंटिंग की हम लोगों ने चर्चा की थी। तीसरा हमारा है प्रश्न विच एक्ट गवर्न्स कॉपीराइट इन इंडिया, भारत में कॉपीराइट किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो किस नियम के अंतर्गत आता है, तो कॉपीराइट, अब ये हमारा क्या है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 कहता है, ये तो ट्रेड से रिलेटेड हो गया। डिजाइन एक्ट डिजाइन से हो गया है ना। और यहाँ कॉपीराइट एक्ट हमारा क्या हो गया कि ये कहता है कि आपका कॉपीराइट एक्ट 1957, तो ये कह भी रहा है कि एक्ट गवर्न कॉपीराइट, तो ये स्पष्ट भी तो हो गया कि डी आपका क्या हो गया कि तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा डी, यानी कि कॉपीराइट, ये स्पष्ट भी था, क्लियर था, क्वेश्चन में ही आंसर भी ये आपका छिपा पड़ा है ना। चौथा हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ ए ब्रांड लोगो फॉल अंडर विच आईपीआर टाइप है ना। तो अब देखिए ब्रांड लोगो जो है ये किसके अंतर्गत हमारा है ना, तो ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत, ये तो क्लियर है कि ट्रेडमार्क के अंतर्गत ही हमारा क्या हो जाएगा कि ब्रांड लोगो आएगा। पेटेंट्स में तो आएगा नहीं, डिजाइन में आएगा नहीं, कॉपीराइट में आएगा नहीं है ना। तो ये हमारे हो गए। पांचवा है विच आईपीआर इज मेनली कंसर्न्ड विथ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड फॉर्मूलाज है ना। अब कि याद कीजिए हम लोग लास्ट में चर्चा कर रहे थे अभी है ना कुछ मिनट पहले कि आईपीआर जो है ये एक क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल बिजनेस हमारा प्रैक्टिसेज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वो सेक्रेट एक क्या होता है हमारा सेक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है। उस सेक्रेट इन्फॉर्मेशन को बिना अनुमति के कोई अगर लेकर कहीं कुछ यूज करता है तो वो भी क्या हो गया एक वायलेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये वायलेशन हो गया और उस पर है ना दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो ये सेक्रेट वर्ड भी तो टर्म्स भी तो यहाँ पर हमें ढूंढ लेना है कि देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये ट्रेड सेक्रेट, बस ऐसे ही ये हमारा पकड़ा गया, क्लू ये हमें मिल गया सेक्रेट है ना। तो कॉन्फिडेंशियल है ना, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इट मीन्स कि सेक्रेट हमारा क्या ट्रेड सेक्रेट है। तो ये तीनों हमारा नहीं बल्कि हमारा ट्रेड सेक्रेट, सी इज द राइट आंसर। छठा हमारा है द डिजाइन एक्ट 2000 प्रोटेक्ट्स है ना, 2000 जो है डिजाइन अधिनियम किसकी सुरक्षा करता है तो किसकी सुरक्षा करता है डिजाइन एक्ट, देखिए एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ आर्टिकल्स। तो ये डिजाइन एक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ये किस चीज का करता है एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ आर्टिकल्स, हमारे आर्टिकल्स का एक जो एस्थेटिक अप्रोच होता है उस अप्रोच को ये क्या करता है ना इसमें शामिल किया है इस डिजाइन एक्ट को। तो एस्थेटिक हमारा यानी कि छठा का हमारा क्या हो गया बी जो है वो सही आंसर हो गया।
आगे 7वां जो प्रश्न है वो है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर्स ग्लोबल आईपीआर ट्रीटीज लाइक पीसीटी, बर्नी एंड मैड्रिड। तो हम लोगों ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल है ना प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा भी था ना अभी कि ये हमारा कौन कौन सा है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही पढ़ा तो अब ऐसे भी आंसर कहने से ही हमारा आ गया कि ये हमारा क्या हो गया, सी आंसर हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें हम लोग पेसिटी, वर्नी, मैड्रिड है ना, इन सभी को क्या किए थे कि डिस्कस किए थे। तो ये इसका आंसर। ट्रिप एग्रीमेंट इज, ट्रिप एग्रीमेंट, पहले तो ट्रिप का फुल फॉर्म ये भी पता है, चलिए आप लोग अपना है ना कमेंट बॉक्स में डाल देंगे फटाफट, बिना देखे बिना पीछे कुछ है ना बैंक है आप लोग डालेंगे और बताएंगे हमें। तो ट्रिप एग्रीमेंट फुल फॉर्म इसका, एग्रीमेंट इज एडमिनिस्टर्ड अंडर विच ग्लोबल बॉडी है ना, तो ये समझौता किस वैश्विक संस्था के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी क्लियर हो गया कि एडमिनिस्टर्ड है ना, ग्लोबल बॉडी है, इट मीन्स कि क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 9th नंबर हमारा क्या है कि बर्नी कन्वेंशन डील्स विद, बर्नी कन्वेंशन किस चीज को डील करता है ना, तो ये कॉपी राइट को किससे संबंधित है ना, तो ये कॉपी राइट को। 10वां हमारा है द ट्रेड मार्क्स एक्ट एज इनेक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। अब ट्रेडमार्क एक्ट जो है इंडिया में ये कब पारित हुआ, यानी किस वर्ष जो है वो पारित हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कब पारित हुआ, 1999 में। तो यह भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये सारे प्रश्न मेरा प्रयास है ना कि इस तरह के प्रश्न हो जिससे कि आपको मदद मिल जाए, और कई ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट भी किए गए हैं और आगे भी उम्मीद है कि किए जाएंगे है ना। तो इसे बिल्कुल आप है ना गंभीरता पूर्वक लेंगे और देखेंगे, यानी कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हमें समझना है। सबसे बड़ी बात है कि आपका कंसेप्ट हो, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चंस को जब समझ जाते हैं है ना, तो वो हमारा क्या होता है कि सॉल्यूशन मिल जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए है ना। और नॉलेज ही हमारा प्रायोरिटीज होता है, अगर नॉलेज हमारे पास है तो कोई भी कंपटीशन हमारा क्या है कि बिल्कुल ईजियर हो जाता है। हमें पढ़ना भी है, हमें डिस्कस भी करना है, तो नॉलेज के लिए करना है, राइट। तो कंसेप्ट ऐसा हो। 11वां जो हमारा प्रश्न है वो द वैलिडिटी है ना पीरियड ऑफ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हम एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही हो जाता है ना। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में यानी इसका जो है ना सांकेतिक वैधता अवधि है वो कितने वर्ष की है। तो ये देखें 5 वर्ष है, 7 वर्ष है, या 10 वर्ष है, या लाइफ टाइम है। तो ये 10 ईयर्स हम लोगों ने देखा है, तो ये 10 ईयर्स हो गए है ना। ठीक है, उसी तरह से 12वां है द GI एक्ट इन इंडिया इज अलाइंड विथ विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है ना, हम इसे बोलते हैं ना। तो ये जो है अधिनियम किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है। अब ये देखिए कहता है किसके अनुरूप है, तो ये तो सिंपल सा है कि ट्रिप है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सिंपल तो यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसी में अब क्या हो गया, ट्रेड रिलेटेड हमारा हो जाता है। तो आप ये जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर इसका ये हो गया है ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट। 13वां क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई फॉर GI रजिस्ट्रेशन। GI रजिस्ट्रेशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो कौन कर सकता है ना, एनी इंडिविजुअल पर्सन, ओनली द गवर्नमेंट, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, इंटरनेशनल कंपनीज। तो ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। कोई इंडिविजुअल्स नहीं कर सकता है, राइट। कोई गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो सकता है और ना ही इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा। ये एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स यानी कि ये ज्योग्राफिकल हमारा जो इंडिकेशंस है, मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकल या रीजन से जो रिलेटेड होगा तो वहाँ पे कि वो जो एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स होगा उसे ही है ना वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है ना उसके द्वारा। ठीक है,
आफ्टर रजिस्ट्रेशन द जीआई राइट बिलोंग्स टू, पंजीकरण के बाद जीआई अधिकार किसके पास होता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। किसके पास होगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा? या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी दुनिया को है ना, वो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पर वो नियंत्रण करती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा, कोई रजिस्ट्रार होगा ये, है ना, चाहे वो लीगल हमारे स्टेट का हो, किसी, है ना, चाहे वो हमारा किसी लीगल ये का हो, किसी यूनिवर्सिटीज़ का हो, क्या वो होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारा क्या होगा? एप्लीकेंट ग्रुप और एसोसिएशन। ये तो पिछले प्रश्न से इसी से ही पता चलता है कि एसोसिएशन ऑफ ये प्रोड्यूसर्स। तो सो डैट कि ये आंसर भी हमारा क्या होगा? एप्लीकेशंस ग्रुप और एसोसिएशन इज द राइट आंसर, यानी कि बी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। 15वां हमारा है विच इंडियन आर्ट फॉर्म हैज रिसीव्ड जीआई टैग, है ना, कौन निम्नलिखित में से किस भारतीय कला को जीआई टैग प्राप्त है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्राप्त है? तो अब क्या मुगल मिनिएचर को है, या फिर मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को है, मधुबनी पेंटिंग्स को है, या बॉलीवुड पोस्टर आर्ट को है? ये बिल्कुल ही नहीं, बल्कि हमारा कौन है? मधुबनी पेंटिंग को है। तो इसे क्या है कि भारतीय कला को जीआई टैग प्राप्त है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ बहुत सारे प्रश्नों को, नेचर ऑफ प्रश्नों को भी क्या किया? डिस्कस किया। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को, है ना, ये टॉपिक अच्छा लगा ही होगा, यानी इन्फॉर्मेशंस के साथ आप ज़रूर, है ना, अपने को इन्हांस कर पाए होंगे। फिर मैं नए टॉपिक के साथ आपके पास जल्द आऊँगा। सो थैंक यू सो